आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली क्लास है। इसके बाद आपका जो है गरीबी जो है, इसके बाद जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, कृषि, तमाम ऐसे जो चैप्टर हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में इस चैप्टर का नाम तो नहीं है, लेकिन हर बार जो है साल भर में आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन सीधे पूछे हुए हैं। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर बहुत विस्तृत है, उसको जो है एक दिन में पढ़ाना, एक क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं उन्हीं को जो करके इस क्लास में आपको जो है लाया गया है, ताकि आपको समझ में आए और आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार परीक्षा संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको याद रखना, ये 4 किताबों के नाम आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था संबंधी 4 किताबें जो अक्सर एग्जाम में पूछती है। सबसे पहली किताब आप जानते होंगे दादा भाई नौरोजी की किताब, इनकी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, किसकी पुस्तक है? अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत के विषय में बताया था। आप जानते होंगे दादा भाई नौरोजी के विषय में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत में गरीबी का आकलन किया, जेल में बंद कैदियों के आधार पर इन्होंने जो है किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। आप जानते ही हैं भारत भूख से मर रहा है, ये नारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पुस्तक जो है आरसी दत्त की आपको याद रखनी चाहिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नाम इनकी पुस्तक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आरसी दत्त का है। और जो है इकोनॉमिक्स में प्रथम पुस्तक है एमजी रनाडे की पुस्तक एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी को याद रखना है। और एम विश्वेश्वरैया, आप जानते होंगे एम विश्वेश्वरैया कौन है? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। ठीक है, जैसे एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है। जेएम किन्स कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। और एम विश्वेश्वरैया कौन है? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। और इनकी पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, कि इस पुस्तक के ये लेखक हैं। अब यहां पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कितने अर्थव्यवस्था के नाम जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय जो है अर्थव्यवस्था उभरती हुई बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है द्वैत अर्थव्यवस्था वाली या दोहरी अर्थव्यवस्था वाली है। आप मेरे ख्याल से सभी का पॉइंट जो है आप समझ रहे होंगे। द्वैत अर्थव्यवस्था के विषय में बताना चाहूंगा कि जहां भारत में आज जो है मंगलयान पे, आप जानते होंगे ये भी अनाउंस हुआ था इसरो द्वारा कि जो है आपके मंगलयान पे जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, 2027 के तिमाही के अंदर, यानी भारत जो है मंगलयान पे भी जाने के प्रयास कर रहा है। और भारत में भी आज भी गांव में लोग क्या बैलगाड़ी से भी चल रहे हैं, यानी दोहरी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था जो है जिसमें एडवांस एवं बैकवर्ड सेंटर में संवादहीनता रहता है। जैसे आज इसरो के कार्य भी प्रगति पे हैं और मानव आज भी बैलगाड़ी से भी चल रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को यहां आप समझेंगे, अर्थव्यवस्था को क्रमिक वर्गीकरण की क्रमिक दुनिया के देश के आधार पे निम्न 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि डिटेल किस आधार पे जो है इसको किस देश को पहली दुनिया का या दूसरी दुनिया का, तीसरी दुनिया का या चौथी दुनिया का जो है अर्थव्यवस्था का देश कहा जाता है, उसका एक आधार भी है, अभी आगे बताएंगे। यहां सीधे आप जानेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा कि पहली अर्थव्यवस्था का देश कौन सा है तो अमेरिका, दूसरी अर्थव्यवस्था का देश कौन सा है? रूस, और तीसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं? भारत। भारत ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीसरी दुनिया का देश भारत को कहते हैं। और चौथी दुनिया का देश जो है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के जो है निम्न देशों को कहते हैं। अब ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है विश्व में जो है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, सबको मालूम होगा। विश्व में जो है आधुनिक जो है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेएम किन्स है। और इनकी पुस्तक का नाम जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। और इनकी पुस्तक का नाम प्लांट इकोनॉमिक्स ऑफ जो है इंडिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अच्छा ये बैच हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर का जो है फोकस किया जा रहा है, इसे लेना चाहिए। पूरी ताकत मैं इस बैच में लगा दिया हूं। पिछली बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इससे फंसेंगे। जो लोग भी पिछली बार बैच को लिए थे, आप देखे भी होंगे, जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस हमारे पीडीएफ से, कोर्स से जो है जो टक्कर बैच है उससे आए हुए थे। और थोड़ा सा मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि जो है ये क्योंकि आपको भी जानना चाहिए
कि जो आप क्लास कर रहे हैं क्यों करेंगे, क्या विश्वसनीयता है इस क्लास की और क्यों आपको ये क्लास करना चाहिए। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है सिलेक्शन लिया था, उनका मैसेज आया था, उनका जो इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, सॉरी सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था, और जो है चूंकि पेपर रद्द हो गया तो अब उनको दोबारा देना है। आप देख सकते हैं सबका रोल नंबर, अभी बहुत लोग का तो मैंने लेना ही बंद कर दिया, बाद में मुझे याद भी नहीं आया, टाइम भी नहीं था और मैं ले भी नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आए हुए ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये मैंने रेड कलर से कर दिया। 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18, ये प्रमाण के साथ आप देख सकते हैं पेज नंबर 1। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं पूरा। इसमें करंट अफेयर मैंने अभी छोड़ दिया है पूरा, जिस शिफ्ट में आया था 16 शिफ्ट में, 17 अप्रैल के शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में 23वां क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 20वां क्वेश्चन, तो ये सब हमने निशान लगा दिया कि आगामी परीक्षाओं में जो है आपको हम दिखाएं कि वास्तव में आपने जो क्लास किया था उसका सार्थक जो है अर्थ निकला है। देखिए, तो इसलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको जब आप फुर्सत हो तो PDF देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। आपको जो है सब कुछ जो है इस टक्कर बैच से मिला था, इसलिए कह रहा है टक्कर बैच आपको लेना चाहिए। टक्कर बैच में जो है लेने से आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, याद रखिएगा, और पूरी क्लास का जो है रिवीजन इस बैच में करा देना चाहिए। टेस्ट लेने के लिए आप इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है इसका मैसेज भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इस टेस्ट को लेने से क्या फायदा होगा। ठीक है, इस टेस्ट को लेने से फायदा ये होगा कि जो है पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, यूनिट 1 से लेकर 6 तक, और जो है इसमें ऑनलाइन ग्रुपिंग टेस्ट होता है, यूनिट वाइज टेस्ट होता है, और आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, मिक्स MCQ का जो है इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद PDF वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा, एग्जाम पैटर्न बेस्ड मिलेगा, PYQ रिपीटेड फोकस मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगी, और सिलेक्टेड ओरिएंटेड जो है आपको जो है पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। जैसे पिछली बार फंसा था क्वेश्चन, इस बार पूरा कोशिश रहेगा कि इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लास से आए। इसके लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे कंप्लीट कोर्स करके तो लिंक दे दी जाएगी। ये बुक आप मंगा सकते हैं। इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। इस याद रखिएगा, इस बुक में अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित सिलेबस के अनुसार जो है महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद इसमें 30 MCQ प्रैक्टिस सेट है, अपडेटेड तथ्य है, और यूनिट 2 से 6 तक है, हिंदी मीडियम से है। और ये बुक बहुत ही शॉर्ट जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि जो है मार्केट में मिलेगा नहीं, ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए बुक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप पेमेंट करिएगा और आपको बुक जो है कोरियर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के GS पेपर के लिए आपके लिए ये क्लास निश्चित ही जो है महत्वपूर्ण होगी। और आइए आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अपने बारे में भी बताना जरूरी होता है। आप समझ ही रहे हैं, क्लास व्लास है तो हर चीज फ्री नहीं हो सकता तो अर्थशास्त्र समझने के लिए कुछ सार्वभौमिक तथ्य जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला आप देखेंगे, वर्तमान समाज में, जैसे कहा जाए कि वर्तमान समाज में साधन क्या है, सीमित है, आवश्यकता क्या है, असीमित है। लेकिन आवश्यकता क्या, असीमित क्या, अब मुझे लग रहा है उससे भी आगे अगर कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र की एक परिभाषा के रूप में छोटा सा अगर देखा जाए कि वर्तमान समाज में संसाधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। यानी कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। उपरोक्त बातों से उत्पन्न समस्या को सार्वभौमिक समस्या भी कहा जाता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा जाए, वर्गीकरण में आप समझ सकते हैं, अगर एक छोटे से पेज के रूप में अगर हम आपको समझाएं कि एक अर्थव्यवस्था है और इसका जो है यूनिट के आधार पे, याद रखिएगा इकाई के आधार पे, इकाई आप समझ रहे होंगे, इकाई के आधार पे जो है अर्थव्यवस्था जो है इससे निकाला जाए। और एक अर्थव्यवस्था है, ये मान लीजिए A है, और दूसरी अर्थव्यवस्था B है, इसको बैलेंस शीट के आधार पे निकाला जाए। ठीक है, बैलेंस शीट के आधार पे जो है अर्थव्यवस्था जो है इससे किया जाए। तो जैसे आप बैंक में देखते होंगे, बैंक वाले भी समझते हैं कि पेपर में इतना कुछ है तो ओरिजिनल इनके पास होगा नहीं, तो उस आधार पे जो है अगर लिया जाता है तो क्या ये दूसरा B हो गया और ये A हो गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अभी डिटेल बताएंगे। लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था है वो जो है एक तीसरा जो है ऐसे कर लिया गया है जिसे मीजो अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीजो अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी B पॉइंट, C पॉइंट, 3 पॉइंट को आप देखिएगा, यहां देखिएगा। पहला जो अर्थव्यवस्था है माइक्रो अर्थव्यवस्था या सूक्ष्म व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी इकाई के आधार पे। ठीक है, दूसरा आप देख रहे होंगे मैक्रो व्यापक या समष्टि अर्थव्यवस्था, यानी बैलेंस शीट के आधार पे। ठीक है, और तीसरा देख रहे होंगे मीजो इकोनॉमिक्स, यानी जो है दोनों को कुछ मिक्स होगा उसका आधार पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग देखते हैं माइक्रो या सूक्ष्म व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें अध्ययन
का आधार अर्थशास्त्र में इकाई या यूनिट के आधार पे किया जाता है। किसमें? माइक्रो में, सूक्ष्म या व्यष्टि में। ठीक है, अर्थात जो है माइक्रो या सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता एवं बाजार के व्यापार का अध्ययन होता है। दूसरा याद रखिएगा मैक्रो या व्यापक या समष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें अध्ययन का आधार समग्र आधार पर होता है, जैसे बैलेंस शीट आदि के आधार पे। ठीक है, मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है? वर्तमान में जो आर्थिक समस्या हुई है जिसके परिणाम स्वरूप नए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, जिसे मीजो इकोनॉमिक्स जो है कहा जाता है। अब हम लोग आइए आते देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रणाली को देखा जाए कि 3 भागों में अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली को बांटा गया है। मान लीजिए किसी देश में, जैसे आप इसमें देखते होंगे हर देशों में क्या है, जो है लोकतंत्र है, वहां राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। अब भारत की तरह से ही जो है मंत्री परिषद है। कहीं कई देशों में क्या है, आज भी क्या है, वहां नरेश है। जैसे भूटान में क्या है, भूटान में राष्ट्रपति नहीं है, वहां नरेश है, जिग्मे खेसरे नाम गलामांगू शूटिंग है, हुए हैं। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब में भी है, तो कई देशों में है। तो अगर मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था अगर सिर्फ बिजनेसमैन चला रहे होंगे तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, पूंजीपति चला रहे होंगे। कहीं किसी देश की अर्थव्यवस्था सरकार चला रही होगी तो क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों चला रहे होंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। जैसे अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देखा जाए कि इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की प्रधानता, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और आर्थिक गतिविधियों का सरकारी नियंत्रण में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है और आर्थिक गतिविधियां निजी व सरकारी दोनों के नियंत्रण में होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्रमिक दुनिया के देश के आधार पर निम्न 4 भागों में किया जाता है। ठीक है, पहली दुनिया का देश, दूसरी, तीसरी, चौथी दुनिया का देश आपको बताए थे, उसी परिभाषा देखा जाए। पहली दुनिया का देश के अंतर्गत क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें विकसित अर्थव्यवस्था होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। दूसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था देखेंगे, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा, जैसे रूस का कभी 1990 के दशक में था। तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था क्या होगा, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था होगा, जीवन स्तर निम्न होगा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग शेष रहता है, जैसे भारत का है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था भारत का है। चौथी दुनिया का अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर निम्न होता है, संसाधनों का ज्ञान नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप का जो है निम्न देश होता है। ठीक, 1 जुलाई 2017 को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण विश्व बैंक द्वारा किया गया, जो निम्नलिखित है। पहला, निम्न आय समूह। दूसरा, निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। तीसरा, उच्च मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। और चौथा, उच्च आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 तक का मैटर है, इसलिए आ सकता है। आर्थिक समीक्षा जब 2018 हुआ था तो 18-19 में यह लक्ष्य रखा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है, या 5 अरब अमेरिकी डॉलर जो है 2024-25 तक बनाई जाएगी। यह तभी संभव होगा जब ग्रोथ रेट 8% प्रति वर्ष जो है और महंगाई रेट 4% प्रति वर्ष होगा। प्रश्न कैसे बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनेगी, उस समय ग्रोथ रेट जो है कितना होना चाहिए 2018-19 आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो ग्रोथ रेट 8% होना चाहिए और जो है महंगाई रेट 4% होनी चाहिए। वृद्धि की परिभाषा यहां देखा जाए, वृद्धि किसे कह सकते हैं, यह मात्रात्मक होता है, इसे मापना संभव है, इसे मापते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी या एनएनपी। ठीक है, विकास क्या होता है, यह गुणात्मक होता है, माप संभव नहीं है। ठीक है, विकास 3 प्रकार का होता है, मानव विकास, सतत विकास और समावेशी विकास। मानव विकास का 2025 में स्थान कितना है, 130वां। सतत विकास का 2025 में स्थान कितना है, 99वां। इसका जो है अभी आंकड़ा नहीं है। ठीक है, ये दोनों पूछता है एग्जाम में। आइए मानव विकास के विषय में थोड़ा देखा जाए। मानव विकास लोगों के चयन प्रक्रिया का विस्तार है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी भी देश के राष्ट्रीय आय से
स्थानांतरित करके मानव विकास पर केंद्रित करना। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 आयामों को शामिल किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये समझ लिए 16 फिल्म है, इतनी बार आ चुका है, एग्जाम में कहा नहीं जा सकता, इसलिए इस चीज को रट लीजिएगा। पहली चीज, मानव विकास सूचकांक 3 आयाम कौन कौन होते हैं, एकदम आपको रटा होना चाहिए तीनों। बार बार मैं कह रहा हूं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। उसके बाद क्या रटा होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक जो है 2 संस्थाओं द्वारा जो है जारी किया जाता है। पहला यूएनडीपी द्वारा, विश्व में सभी देशों का यूएनडीपी द्वारा जो है जारी किया जाता है, और दूसरा नीति आयोग द्वारा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि विश्व में सभी देशों का जो है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में, मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, और प्रथम अध्यक्ष पालजी हाफमैन थे, वर्तमान में चीफ स्टीमर है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग के विषय में जानते होंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष हमेशा जो है प्रधानमंत्री होते हैं। 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग का गठन हुआ था, उसी को बंद करके जो है नीति आयोग जो है शुरू किया गया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को बंद करके, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना को बंद करके चलाया गया था। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, सुमन बेरी, और नीति आयोग के सीईओ कौन जो है, सीवी सुब्रमण्यम, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं यूएनडीपी के विषय में थोड़ा सा देखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसका संबंध यूएन संयुक्त राष्ट्र है। यह संस्था बदलाव का पक्षधर होता है। प्रथम अध्यक्ष जो है पालजी हाफमैन थे, वर्तमान में चीफ स्टीमर, आपको याद रखिएगा। वर्तमान अगर पूछ दे, यही नोट कर लीजिए, ठीक है। चीफ स्टीमर का नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछ ही दे। और आइए यहाँ आप देखेंगे एक चीज, जब 1988 और 93 तक प्रशासक विलियम ड्रॉपर थे, ठीक है, तो इस सत्र के दौरान विशेष सलाहकार थे महबूब उल हक, निवासी पाकिस्तान के। महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक कहते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। नोट कर लीजिएगा, यहाँ 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान, और 25 में जो है भारत का स्थान जो है प्रथम, विश्व में प्रथम स्थान आइसलैंड देश का है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यूएनडीपी का जो है उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या उद्देश्य है यूएनडीपी का भाई, तो पहला उद्देश्य है पर्यावरण ऊर्जा का संरक्षण करना, दूसरा संकट से बचाव व पुनरुत्थान करना, तीसरा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को जो है सशक्त बनाना, चौथा गरीबी को विश्व स्तर से समाप्त करना, पांचवा है HIV एड्स रोग को जो है समाप्त करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। सतत विकास के विषय में देखिए, सतत विकास की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य घोषित किया गया, जिसका नाम निम्नलिखित है। अभी तक 2 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। एकदम इसको याद रखिएगा, सीधे सीधे, तब बिल्कुल गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला देखिएगा, पहला है 2000 से लेके 2015 तक जो बना था उसे MDG कहा जाता है, ठीक है। या शताब्दी विकास या 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब तो इसके विषय में पूछने का चांस कम है, क्योंकि 15 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा देखिएगा 15 से 30 तक, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, इसे SDG कहा जाता है। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर अगर पूछ दे कि 2000 से 2015 तक गोल को क्या कहते हैं, MDG, लेकिन कौन सा चल रहा है पूछ दे तो SDG, ठीक है, अभी चल रहा है और 2030 तक चलेगा। और यहाँ फुल फॉर्म दिया गया, देख लीजिएगा। MDG का फुल फॉर्म पूछ दे क्या पता तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और SDG का पूछ दे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य के विषय में देखा जाए, यूएन 2015 का पेरिस के सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 2015 से 2030 तक दुनिया SDG को पाने के लिए कार्य करेगी। इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। भारत में सतत विकास की नोडल एजेंसी नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब ये पूछ देखिएगा, अब 17 आप याद करेंगे, 17 जल्दी किसी को याद नहीं होगा, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, साल भर देखने के बाद मैं बता रहा हूं, जो है सतत प्रश्न एक तो सीधे ऐसे आया है कि सतत विकास में कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, आपको यही याद कर लेना है, 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा 17 लक्ष्यों में से नहीं है, तो पूरा एक बार 17 लक्ष्य को देख लीजिएगा, और खास तौर पर ये 4 याद रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के ही 4 ज्यादा पूछता है। पहला क्या, गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा शिक्षा।
एग्जामिनर को प्रश्न बनाने में भी आसान होगा कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से कौन सा नहीं है, या कौन सा तीसरे नंबर पे है। कभी कोई पूछता है कौन सा दूसरे नंबर पे है, कौन सा चौथे नंबर पे है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये 4 का क्रम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद सभी को एक नजर में देख लीजिएगा, जैसे लैंगिक समानता, पानी व स्वच्छता के विकास विशेष ध्यान, ऊर्जा काम, ठीक है, औद्योगिकरण, विषमता, सतत शहर, सतत उपभोग, जलवायु परिवर्तन, जल के नीचे जीवन, लाइफ एबव वाटर, शांति, विश्व के सभी देशों की भागीदारी, ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय आय की माप के विषय में आइए देखा जाए। अक्सर इससे भी प्रश्न बनते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की माप के विषय में। सबसे पहले देखेंगे कि सर विलियम पिट्टी 1665 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना में परंपरा का विकास किया था। यह भारत के लिए याद रखिएगा। 1876 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का पहला प्रयास किया गया, इसलिए दादा भाई नौरोजी को भारत के राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 में राष्ट्रीय आय दिया था, जिसका आधार वर्ष 1876 था। आगे है, अब तो पीछे चलता है आधार वर्ष, याद रखिएगा। उस समय यह आधार वर्ष लिखा भी गया है, आगे था, यही सही लगाइएगा। और 1931 ईस्वी में BKRV राव, ठीक है, BKRV राव ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया था। अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? PC महाबलोनिस। सदस्य कौन थे? DR गाडगिल और VKRV राव, ठीक है, ये उस समय कौन से अध्यक्ष और सदस्य थे। इस समिति के आधार पे 2 संगठन भारत में तैयार किया गया। पहला CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और दूसरा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे जो है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा आगे यहाँ 2019 में क्या होता है, यानी ये CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी इसको दी गई। NSSO को क्या हुआ कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण व प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो है ये क्या करता है, तय करता है। 19 में अब देखिएगा जून 19 में क्या होता है, जून 21 में इन दोनों को, पहला इसको दूसरा इसको, दोनों को देखिएगा मिलाकर, जून 19 में दोनों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या NSO कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट यहां से या में पूछना सकता है, ध्यान से देखिएगा। इस संगठन को रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया। नोट में देख लीजिएगा, रंगराजन समिति का गठन 2000 में हुआ है और 2001 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट आई, जिसमें निम्नलिखित 2 सिफारिश किया गया। पहला क्या कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संघ आयोग का गठन किया जाए। दूसरा क्या कहा गया कि CSO और NSSO का भी विलय किया जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से जो है मनाया जाता है। NSO द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि से की जाती है। राष्ट्रीय आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि को जोड़कर मिश्रित विधि क्या होता है, निकाली जाती है। आधार वर्ष को देखा जाए, आधार वर्ष जो है NSO द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। भारत का पहला आधार वर्ष 1948 और 49 द्वारा में जारी किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आधार वर्ष बदल दिया जाता है, परंतु वर्तमान में आधार वर्ष 11-12 चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 1996 में विशेष आंकड़ा प्रसार पद्धति SDDS जारी किया गया, जिस पर भारत 1997 में इस पर हस्ताक्षर किया। अब ढोलकिया समिति के विषय में जानिए। GDP के आधार पर जो है आधार वर्ष 2016-17 बनाने की सिफारिश किया गया। रमेश चंद्र समिति के आधार पे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष 19-20 जो है बनाने का सिफारिश किया गया। NSO द्वारा जो है पर्यावरण सांख्यिकी या ऊर्जा सांख्यिकी जारी किया जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना 2020 में NSO द्वारा जो है जारी किया गया। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विभाजन याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था, ठीक है, आप जानते भी होंगे, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विभाजन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या भाई, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि से संबंधित। दूसरा क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा क्या होता है, जो है सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिएगा सीधे सीधे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे क्या बताया गया, कृषि से संबंधित, कृषि तथा संबंधित क्रियाकलाप, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य और खनन एवं उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो जाएगा, विनिर्माण,
पुल, बिल्डिंग आदि का निर्माण। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा, इसमें विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, भू संपत्तियों का स्थायित्व, लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा, गैस, जल, भंडार, संचार, होटल, रेस्तरां, बीमा और अन्य सेवाएं इसमें होगा। ठीक है, और उसी चीज का है योजना के विषय में देखा जाए। योजना क्या है भाई? तो योजना या नियोजन किसी दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में किया गया प्रयास ही नियोजन या आयोजन कहलाता है। नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का है, एग्जाम में आ चुका है। और अब तो नियोजन जो है 1 साल का बना दिया गया है। एक वर्षीय, जैसे एक वर्षीय प्लान कितना चला? 6 चला। और पंचवर्षीय कितना चला? 12 चला। और योजना आयोग भी क्या है? 1 वर्षीय ये जो है प्लान है। ठीक है, अब देखिएगा भारत में नियोजन से संबंधित पुस्तक जो अभी आगे बता चुके थे, रिपीट कर दे रहे हैं। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त, एसे ऑन द इंडियन इकोनॉमिक के लेखक एम.जी. रनड़े और प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक जो है एम. विश्वेश्वरैया। भारत में नियोजन के जनक एम. विश्वेश्वरैया। और 1938 में, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये यहां से प्रश्न आते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और भारत में योजना का इतिहास आप देख लीजिए। भारत में योजना का इतिहास निम्नलिखित है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1941 में मुदालियर प्लान जिसके किसने दिया? रामास्वामी मुदालियर ने दिया। सीधे सीधे एग्जाम में आएगा ऐसे कि 1944 में बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान किसने दिया? तो देश के 8 उद्योगपतियों ने दिया। या मुदालियर प्लान का संबंध किससे है? तो रामास्वामी मुदालियर से। या राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान जो देश के 8 उद्योगपतियों ने दिया था, बस याद रखिएगा, नाम नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए कि पहले कौन थे? जे.आर.डी. टाटा, उसके बाद जी.डी. बिरला, जान मथाई और डी.एफ. सर्राफा, अर्धेश्वर लाल या अर्धेश्वर दलाल, सेठ कस्तूरी भाईलाल, सर श्रीराम और सर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और जो है 1946 में नियोजन सलाहकार बोर्ड समिति का गठन होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ठीक है, वैसे पूछता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी। 10वें कौन थे? के.सी. पंत, याद रखिएगा। 13वें कौन थे? विजय केलकर। 14वें कौन थे? रेड्डी। ठीक है, 15वें कौन? एन.के. सिंह। और 16वें कौन? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 का डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा योजना का गठन किया गया। 28 मार्च 1950 को योजना आयोग ने कार्य प्रारंभ किया और पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने का कार्य किया योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित या मोहर लगाता है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। और जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। घोषणा कब होता है? तो 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, आइए अब देखा जाए कि भारत में जितने पंचवर्षीय योजना बनाए गए थे उसका लक्ष्य क्या था। ये आजकल सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि, डोयर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? स्थिरता में समृद्धि। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है क्या लक्ष्य था? निर्धनता उन्मूलन। और ये पूछता है, गरीबी हटाओ नारा भी इसी में लगा था। 6वीं पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना का भोजन, काम, उत्पादकता। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मानव संसाधन। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है सामाजिक न्याय व समता। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मानव कल्याण। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी समृद्धि। ये हम लोग को याद करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा।
नोट में क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है 1951-52 से 55-56 तक, लक्ष्य था कृषि। और 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 2012-13 से 16-17 तक था और तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी समृद्धि था। इसी बीच जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तीसरा पूछता है गरीबी हटाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। भारत में ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद कर लेना है। भारत में अभी तक योजना अवकाश एक वर्षीय योजना कितनी बार लगा, तो 6 बार लगा। भारत में अभी तक पांच वर्षीय जो है योजना जो है 12 बार लगा, यानी पंचवर्षीय योजना 12 बार लगा, एक वर्षीय योजना 6 बार लगा। भारतीय जो है अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1981 में अमेरिका में अपने एक शोध में हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग किया और जिसका संबंध किससे, राष्ट्रीय आय से है। अब नीति आयोग के विषय में देखिएगा, नीति आयोग के विषय में वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और ये हाई बटन भी जरूर दबाइएगा, ठीक है। जो लोग भी सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए। अब सेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, कंटिन्यूअस चलेंगी, याद रखिएगा। खत्म करके कोशिश कर रहे हैं एग्जाम से पहले 2 बार आपको रिपीट करा दें, ठीक है। आज इससे जितने भी टेस्ट होते हैं टेस्ट भी आपको कंप्लीट ले लेते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और हाई बटन को जो है जरूर दबाइएगा। आइए देखते हैं जो है नीति आयोग का सबसे पहले क्या पूछेगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है, यानी बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग को कहा जाता है। राजीव गांधी का एक कथन आता है, योजना आयोग जोकरों का समूह है। योजना आयोग भंग करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को होती है। नीति आयोग का गठन करने की घोषणा 7 दिसंबर 2014 को होती है। नीति आयोग के कैबिनेट प्रस्ताव पास होता है 1 जनवरी 2015 को और ये टेस्ट लेना हो ले सकते हैं आप। और इसमें ये सब विशेषताएं हैं। 1 साल वैलिडिटी रहेगा, इसके लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोर्स आपको लिंक भेज दी जाएगी। ये पुस्तक आप मंगा लीजिए, बिल्कुल शॉर्टेज चलने जा रहा है, अब ये पुस्तक मिलेगा नहीं आपको ना, मार्केट में तो है नहीं, ऑनलाइन ही आपको मिल सकता है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आपको जो है इस नंबर पे बुक करके व्हाट्सएप करना होगा, लिंक भेज दी जाएगी। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, सभी वीडियो की लिंक और सूचनाएं इस पे दे दी जाती है। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा इसका ग्रुप में। और इसी के साथ ही अच्छी क्लास कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, कृषि, ये तमाम चैप्टर को क्रम जो है जो देता जाऊंगा। तो इसी के साथ ही अच्छी क्लास कवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।